हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग, जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस भेजा हुआ था ग्रुप में, क्या आप लोगों ने ट्राई किया? सर अभी एक ही किया था, बाकी नहीं नॉट किया येट। था। ठीक है, उसको ट्राई करिए और बताइए कि लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक ना? ओके सर। यस सर। हाँ। क्योंकि क्वेश्चंस देखो, आप लोग कंसेप्ट पढ़ लोगे, लेकिन अगर क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट नहीं करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा फिर। ठीक ना? यस सर। चलो, तो एक क्वेश्चन है, उसी के रिगार्डिंग कर लेते हैं क्वेश्चन, फिर उसके बाद से हम ऑर्डर एंड मॉलिक्युलैरिटी पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, एग्जाम्पल सेकेंड में, डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बोलेंगे, इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन N2O5 N2NO2 एंड हाफ O2। क्या मैं इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन जो एक्सप्रेशन लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? माइनस, बताइए आप लोग। dt इज इक्वल्स टू 1/2 DNO2 डी अपॉन एन dt ओ टू अपॉन डी टी प्लस 2 प्लस 2। इज इक्वल टू 2। इसके लिए कैसे लिखेंगे? 2 लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, बताइए। 2 यस लिख सर, देंगे। लिख 2 डी ओ देंगे। टू अपॉन अपॉन डी dt। टी। बताइए, क्या ये रेट ऑफ रिएक्शन तीनों आपस में इक्वल होंगे? किसी को भी इक्वेट कर यस सकते हो आप सर। लोग? हाँ जी। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इफ ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम इंटरवल, यानी कि कोई टाइम इंटरवल इन लोगों ने ले रखा है, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन यानी कि ब्रेक होने का जो डिकम्पोजिशन है, ये किस में डिकम्पोज हो रहा है बताइए? नाइट्रोजन डाइऑक्सीजन और और ऑक्सीजन में हो रहा है कि ऑक्सीजन। नहीं हो रहा है? यस सर, हो रहा है। तो उसका जो रेट है वो कितना दिया हुआ है? 1.8 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर मिनट इनवर्स। ठीक है, तो इन्होंने पूछा हुआ है, यानी कि क्या यहाँ पर आपको गिवन क्या है, तो आप ध्यान से सोचिए कि सर ये देखो ना, N2O5 अपॉन dt बराबर, बताइए कितना हो जाएगा? 1.8 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर पर। लीटर पर मिनट। यही होगा कि नहीं होगा, बताइए आप लोग। यस यस सर। सर। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन आपको यहां से मिल गया है, इन्होंने दे रखा है। आपसे पूछा क्या है? व्हाट विल बी द रेट ऑफ फॉर्मेशन। रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछ रहा है नाइट्रोजन NO2 का या चाहे O2 का, ये क्या पूछ रहा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहा है NO2 का और O2 का ड्यूरिंग द सेम इंटरवल। तो अब एक बात बताइए, आपसे पूछा क्या गया है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और जिन लोगों को समझ में आ गया बोलिएगा कि ठीक है। रेट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब कि भैया NO2 अपॉन dt, यही पूछा है कि नहीं पूछा है? यस सर। और यहाँ पर DO2 अपॉन dt पूछा है कि नहीं पूछा है? पूछा है। तो चलिए, अगर इनको मान लीजिए कि आपको DNO2/dt निकालना है, तो आप क्या करोगे कि देखो सर, इसको ना मैं 2 को इधर लेके चला जाता हूँ, ठीक है? तो आपको क्या मिलेगा? DNO2 अपॉन dt, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 क्या हो जाएगा? 2 इंटू माइनस डी N2O5 अपॉन dt, यही होगा कि नहीं होगा, बताइए आप लोग। यस सर। तो बस आपका आंसर क्या निकल के आएगा? 2 इंटू 1.8 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट। एक क्लियर हो गया? यस यस सर। सर। बताइए, यस सर। O2 का निकालोगे, अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 निकालोगे ये वाला, तो क्या हाफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये इधर आएगा तो हो डिवीजन में आएगा जाएगा कि नहीं आएगा? सर। सिंपल है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जब O2 लिखोगे तो क्या कहोगे कि देखो सर, ये रहा आपका 2DO2 अपॉन dt इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा माइनस DN2O5 अपॉन dt। और आपको चाहिए क्या? सिर्फ इतना वाला टर्म चाहिए, तो आपको 2 को उस तरफ ले जाना पड़ेगा, तो क्या मिल जाएगा आपको? देखिएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, क्योंकि ये रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक ना? तो यस आपको सर। मिलेगा क्या?
कि -1/2 1/2 dN2O5/dt। ठीक है, तो ये रहा आपका, माइनस नहीं होगा, चलिए पूरे माइनस, ये तो पूरा टर्म माइनस के साथ ही होता है, ठीक ना। यस सर। तो अब क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1.8 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर मिनट पर मिनट। मिनट। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट करिएगा, 0.9 आ जाएगा। अच्छा है, यस 9 इंटू सर। 10⁻⁴। ठीक है, तो ये आपका हाँ जी। आंसर। आई होप कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो लग जाएंगे आसानी से बोर्ड में भी। यस सर। यस सर। चलिए, किसी को कोई दिक्कत है क्या अभी? नो सर। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसको यहीं पर रहने देते हैं। अब हम अगली स्लाइड पे थोड़ा फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। सबको स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। चलिए बढ़िया है। देखिएगा, ये यस बहुत सर। इंपॉर्टेंट सेशन है, यहाँ से चांसेस है कि आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे भी, और फिर उसके बाद से हम इनके रिलेटेड PYQs या प्रीवियस ईयर के या फिर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और उनको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, केमिकल काइनेटिक्स में जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू होने वाला है, उसमें टॉपिक आपका जो है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए। सो बेसिकली आप लोग देखोगे कि सबसे पहले इनको डिस्कस करने से पहले ना लॉ ऑफ मास एक्शन की बात कर लेते हैं, कि देखो सर लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है। तो मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर ये N1 A रिएक्शन है प्लस N2 B रिएक्शन है। ठीक है, और ये रिएक्शन रिएक्ट करके आपस में प्रोडक्ट दे रहा है। क्या दे रहा है बताइए आपको? प्रोडक्ट प्रोडक्ट। फॉर्म कर। ठीक है, तो जब ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा तो मान लीजिए कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन आपको डिसाइड करना है कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो आप क्या लिखोगे? तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है कि देखो, क्या ये इसकी स्टोकियोमेट्री है कि नहीं? यस सर। बताइए, ये इसका क्या है आपका? स्टोकियोमेट्री है। तो इन्होंने बोला कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास। यार ये ध्यान से सुनिएगा, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट के साइड की बात नहीं कर रहा है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, समझ गया ना? यस सर। यस सर। मल्टीप्लीकेशन यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो बताइए रिएक्टेंट कौन है, ए है कि नहीं? और यहाँ पर यस सर। रिएक्टेंट बी। रेज टू द पावर देयर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बताइए इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट N1 और इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट N2। समझ गया ना? तो अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो आप कैसे लिखोगे कि देखो सर, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, आप अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन लिखोगे तो क्या लिखोगे कि देखो सर, ये रहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। एक्टिव मास को हम किस में लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में। तो रे एक्टिव मास रेज टू द पावर 1 यानी कि उसका स्टोकियोमेट्री, एंड इनटू, आपने देखा ना कि मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट यस है, सर। तो दूसरा रिएक्टेंट क्या हो जाएगा आपका? बी रेज टू द बी का पावर। N2। ठीक है, तो अब यहीं पे रेट ऑफ रिएक्शन को मैं आर से इंडिकेट करूंगा, तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो के इनटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए रेज टू द पावर N1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी रेज टू द पावर N2। N2। क्लियर हो गया? तो अगर मान लीजिए आपको रेट लिखना है तो आप कैसे लिखोगे कि देखो सर, इसका जो कंसंट्रेशन टर्म है ना, एक्टिव मास है, उसके रेज टू द पावर। तो आपको ऐसे रेट रिएक्शन लिखना है। इतना थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग एक बार। डन? सर एक बार ना इसको रिपीट कर दो।
चलिए आ जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा, अब मैं आपसे यहाँ पे कहता हूँ कि देखो सर, H2 क्या बताइए, 2H2 प्लस O2 है और ये बना रहा है क्या बनाएगा बताइए, 2H2 बनाएगा कि नहीं 2H2O, बनाएगा। यस सर बनाएगा। अगर मैं इसके लिए रेट लॉ Yes, sir. लिखूंगा तो बताइए, रेट लॉ को मैं R से डिपेंड करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, H2 H2 जो की पावर रिएक्टेंट है H2O रेज raised टू to power पावर 2 H2 और O into रेज की टू द पावर पावर 1 1। लिखूंगा O21. कि नहीं लिखूंगा। हाँ Yes, जी। sir. तो ऐसे ही आपको लिखना है कि उसका जो स्टोइकियोमेट्री है उसके रेज टू द पावर आपको करना है, ठीक है। और इन दोनों रिएक्टेंट का क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन। तो मैं मान के चलता हूँ कि ऐसे मैंने लिखा है तो आप समझिए कि वो मल्टीप्लीकेशन ही है, ठीक है। यस सर। Yes, चलिए, sir. हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं अपने एक्टिव मास की तरफ, कि भाई एक्टिव मास क्या होता है। तो जैसे देखिएगा यहाँ पे एक्टिव मास की बात करेंगे ना, तो जैसे कि आप कोई भी रिएक्शन करवा रहे हो तो यहाँ पे क्या बोल देते हो कि देखो सर कंसंट्रेशन क्या लेते हो आप लोग। कंसंट्रेशन। तो अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए कि एक ए है तो उसके एक्टिव मास को अगर रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या कहोगे कि देखो सर, ए को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ये क्या बता रहा है कि सर ये उसका क्या हो गया है, एक्टिव। एक्टिव मास। और एक्टिव मास जनरली कुछ होता नहीं है। मान लीजिए कि दो, अगर एक रिएक्शन है सॉल्यूशन फेज रिएक्शन है, तो वहां पे क्या आएगा बताइए, मोल पर लीटर आएगा कि नहीं आएगा। आएगा। कंसंट्रेशन, सिंपल। एक्टिव मास या कोई भी सॉल्यूशन होगा तो किस टर्म में होगा, कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। तो लीटर। और कुछ नहीं, मान लीजिए कि एक ए रिएक्टेंट है तो बोलोगे 0.25 मोल लीटर है, मान लीजिए कि 0.5 मोलर है, या चाहे इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0.5 मोल पर लीटर। तो ये उसका एक्टिव मास, समझ गए ना आप लोग। यस सर समझ गए। चलिए, ये थोड़ा बहुत था। अगर ऐसे याद रखिएगा कि कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एक्टिव मास के बारे में अगर मैं बात कहूं, तो देखिए ये रहा आपका एक्टिव मास। इसमें भी ना मान लीजिए कि रिएक्टेंट के साइड में किसकी बात करेंगे हम लोग, रिएक्टेंट में आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे रिएक्शन, क्या जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं कि ये रहा N2 एंड 3H2 मिक्स होता है, बताइए ये भी गैस है और ये भी क्या है, यस गैस है सर। कि नहीं है। हाँ जी। 2NH3। 2NH. गैस बनेगा। तो अब इसके लिए रेट लॉ लिखोगे तो बताइए ये किस केस में, क्या गैसियस फेज में है कि नहीं। यस सर है। Yes. तो इसके लिए तो हम कंसंट्रेशन यूज नहीं कर सकते ना। हाँ जी Yes, नहीं कर sir. सकते। तो यानी कि दो तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं। पहला कि भैया एक हो सकता है आपका सॉल्यूशन फेज, Yeah. Reaction. सॉल्यूशन फेज रिएक्शन, और दूसरा क्या हो सकता है दोस्तों, गैसियस, फेज रिएक्शन। गैसियस फेज रिएक्शन। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि आपका सॉल्यूशन फेज रिएक्शन है तो वहां पर आप क्या यूज करोगे कि देखो सर, मोल पर लीटर, ठीक है। क्या यूज करोगे, मोल मोल पर पर लीटर। लीटर। या फिर वहां पर आपको क्या मिलेगा, सिंपली आपको मिलेगा सॉल्यूशन की मोलारिटी मिलेगी। मोलारिटी। लेकिन अगर गैसियस फेज रिएक्शन होगा तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या मिलने वाला है, उस गैस का पार्शियल Partial प्रेशर, fraction. पार्शियल Pressure, प्रेशर, pressure. ठीक है। डन गाइस। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. चलिए एक चीज और नोट कर लीजिए कि अगर मैं नोट में करके लिखिएगा, ठीक है। नोट में लिखिए पहला नोट कि अगर मान लीजिए कि फॉर सॉलिड, फॉर यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग, फॉर प्योर सॉलिड के लिए क्या होगा, एक्टिव मास, एक्टिव मास विल बी यूनिटी। यूनिटी का मतलब कितना होता है, तो 1 होता है, 1। ठीक है। यस सर। तो यूनिटी लिखिए, चाहे यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हो 1, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। यस सर। सर। अगर मान लीजिए कि कहीं आपको क्या दिया हुआ है, प्योर लिक्विड दिया हुआ, फॉर प्योर लिक्विड, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ
प्योर लिक्विड विल बी 1। ठीक है, समझ गए आप लोग? यस सर। यस इन सब सर। चीजों का हम लोग यूज करेंगे, कोई बात नहीं। अभी अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत ब्लर ब्लर लग रहा होगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहां पे आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। एक्टिव मास, चलिए कुछ और चीजें हैं यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कि मान लीजिए दोस्तों कि यहीं पर आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, लिखते हुए चलिएगा। कि अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास ना कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है, इसको रहने देते हैं, रहने देते हैं। सर जैसे आपने अभी इधर नोट लिखाया ना, फॉर प्योर सॉलिड और फॉर प्योर लिक्विड, तो उन दोनों का जो एक्टिव मास होगा वो इक्वल, मतलब वन वन के ही बराबर आएगा ना हाँ दोनों हाँ, का। प्योर अगर अगर कहीं प्योर फॉर्म में है तो आप क्या बोलोगे कि देखो सर, उसका जो एक्टिव मास होगा ना वो 1 होगा। अगर सॉलिड फेज में होगा तो 1 होगा, प्योर लिक्विड ओके, होगा तो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। वन। इसका आगे समझ में आएगा, बस आप लोग नोट करते रहिए। ठीक है, ओके सर। चलिए यस सर। आ जाइए। अब यहाँ पर मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन किसकी बात करने वाले हैं हम लोग? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट। पोटेंट। चलो मार्क कर लीजिए इसको, हो सकता है कि आपको बोर्ड में पूछ दे, तो इसके लिए मार्क कर लीजिए। चलिए मार्क कर लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। चलिए, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन सिंपल टर्म है, यहाँ पे कोई बड़ा हार्ड एंड फास्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, मॉलिक्युलरिटी बोलता क्या है कि अगर मैं ये कहूं कि देखो सर, फर्स्ट रिएक्शन में यहाँ पे लिखता हूं PCl5, जिसको बोल देते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और ये जब डिकम्पोज होता है, ब्रेक होता है, तो क्या बना देता है? PCl3 Cl3 plus प्लस Cl2। Cl2। एक बात बताइए आप लोग, ये कौन से टाइप का रिएक्शन है? तो सर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है दोस्तों? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यानी कि अगर यहाँ पे कोई रिएक्शन होगी ना, तो उस रिएक्शन में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेगा और आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। यानी कि मॉलिक्युलरिटी क्या बोलता है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विच कोलाइड इन सिंगल स्टेप। याद रखिएगा, विच कोलाइड्स in single step reaction to form a product is called molecularity of the reactions। यानी कि बताइए यहाँ पर क्या सिंगल स्टेप रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? PCl3 और Cl2 बन रहा है। यस बताइए सर। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं फास्फोरस सॉरी PCl5 के? तो एक। वन। तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी दोस्तों? यूनी मॉलिक्युलर। यूनी का मतलब क्या हो जाता है? 1 हो एक। जाता है। ठीक है, हाँ जी। यस सर। चलिए अब आ जाइए, यहाँ पे देखोगे Cl2 गैस है, क्लोरीन गैस है, और ये जो है ना, अगर मैं इसको हीट करता हूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? 2Cl गैस में। Cl2 नहीं है, 2Cl गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी कौन सी रिएक्शन होगी दोस्तों? यूनी यूनिमोलिकुलर। मॉलिकुलर रिएक्शन। यूनिमॉलिकुलर क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल्स रिक्वायर है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट आपको पड़ने वाली है। ठीक है, चलिए तो आपको यूनिमॉलिकुलर का मतलब कि एक ही मॉलिक्यूल्स उस पूरे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, रिएक्टेंट से लेके प्रोडक्ट तक बनने में। थर्ड रिएक्शन में आ जाइए, बाई मॉलिकुलर रिएक्शन में आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप देखिएगा, बाई मॉलिकुलर रिएक्शन में मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। डिकम्पोजिशन ऑफ नहीं 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 नहीं, मॉलिकुलर में आप कैसे कर सकते हो? जैसे कि यहाँ पे आ जाए बाई मॉलिकुलर, हाँ, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस O3। देखिएगा NO, नाइट्रस ऑक्साइड इसको बोलते हैं। NO प्लस O3 को आप क्या करोगे? मिक्स करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? NO2 प्लस O2। क्या मिलने वाला है बताइए? NO2 plus O2। अब एक बात बताइए, क्या यहाँ पर NO और ओजोन का कोलिजन होगा तभी आपको NO2 प्लस O2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताइए। यस यस सर। सर।
तो बताइए यहाँ पे मिनिमम एटलीस्ट 2 मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट है इस कोलिजन में। हाँ जी, Yes, sir. तो इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे सर कि ये बाई मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर, रिएक्शन। ठीक है। चलो फोर्थ लिख लीजिए। एक और एग्जांपल लिख लीजिए। यहाँ पर देखिएगा 2HI यानी 2 हाइड्रोजन आयोडाइड मॉलिक्यूल्स यहाँ पर क्या होंगे, कोलिजन करेंगे। तो आप बताइएगा यहाँ पे क्या बोले, 2H2 प्लस 2 सॉरी 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 H2 प्लस I2 मॉलिक्यूल्स बन रहा है। बताइए यहाँ पर अगर यहाँ पे देखिएगा एक HI प्लस एक HI, अगर ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन नहीं करेंगे तो क्या हाइड्रोजन और आयोडीन गैस आपको मिलेगा क्या? नो तो सर। यानी कि मिनिमम 2 मॉलिक्यूल्स अगर कोलाइड करते हैं तो वो क्या फॉर्म करेंगे, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोल देंगे कि भैया ये जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है, बाई बाई मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर। चलिए बहुत बढ़िया। तो हमने बाई मॉलिक्यूलर देख लिया हुआ है। यहाँ पे कुछ और भी, जैसे ना कि मान लीजिए ये तो सिंगल स्टेप में हो रहा था। क्या बोल रहा था कि भैया ऐसा कोई Single. रिएक्टेंट जो कि कोलाइड करे और सिंगल स्टेप में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो वहां पे जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सिंगल स्टेप कोलिजन में पार्टिसिपेट करेंगे वो हमारी क्या हो जाएगी, मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन हो जाएगी। तो चलिए आ जाइए कुछ और भी कुछ अच्छे एग्जांपल्स देख लेते हैं बाई मॉलिक्यूलर के। तो यहाँ पे देखिएगा यूनिमोलिकुलर, बाईमोलिकुलर और ट्राईमोलिकुलर रिएक्शन तो पॉसिबल है, लेकिन टेट्रा, पेंट्रा या 3 से मॉलिक्युलरिटी ज्यादा नहीं होगी। बताइए यहाँ पर अगर मैं मॉलिक्युलरिटी की बात करूं तो M1, यहाँ पर भी क्या होगा M1, मॉलिक्युलरिटी यहाँ पर 2 और यहाँ पर मॉलिक्युलरिटी कितनी हो गई, बताइए 2 हुई कि नहीं हुई? हो Yes, गई। sir. चलिए आ जाए। अब यहाँ पे देखिएगा मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन में कि यहाँ पर ना डीकम्पोजिशन, सेकेंड में आप हेडिंग डाल लीजिए, वैसे थर्ड नहीं होगा ये, आई थिंक कि हाँ फिफ्थ होगा ये। डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2, डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये रहा आपका H2O2। तो यहाँ पर ये डीकम्पोजिशन हो रहा है, तो मैं मान लेता हूँ कि देखो सर ये स्टेप आपका फर्स्ट है। तो स्टेप फर्स्ट में H2O2 अगर आपका डिकम्पोज होता है तो वो क्या बनाता है, देखो सर वाटर H2 मॉलिक्यूल्स प्लस हाफ। प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो स्टेप है ना, ये कौन सा स्टेप है दोस्तों, स्लो स्लो स्टेप है। स्टेप। और स्लो स्टेप को हम लोग क्या बोल देते हैं, रेट डिटरमाइनिंग, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। इसको शॉर्टकट में हम लोग बोल देते हैं RDS, ठीक है। स्लो स्टेप क्या है आपका, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। स्टेप सेकेंड में क्या हो जाता है दोस्तों, तो वो देखिएगा कि एक नेसेंट ऑक्सीजन प्लस एक और नेसेंट ऑक्सीजन जो है मिल करके क्या बना देता है, O2। अब O2। यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, H2O2 गिव्स H2O प्लस O2, हाफ O2, ठीक है। समझ गए आप लोग, या फिर आप Yes, यहाँ यस पे sir. सर। O2 भी बोल सकते हो, एक्चुअली हाफ होगा वहां पर 1/2 O2। तो यहाँ पे मैंने हाफ नहीं लिखा हुआ है, हमने एक कंप्लीट रिएक्शन लिखा हुई है। ये जो प्रोसेस है ना दोस्तों, ये क्या है आपका, फास्ट प्रोसेस है। तो अगर मान लीजिए कि कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि मोर देन वन स्टेप में वो रिएक्शन कंप्लीट। देखिए इससे पहले जब आप यहाँ पे देख रहे थे तो क्या ये जो 4 रिएक्शन थी, क्या ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही थी कि नहीं हो रही थी? हो रही थी। Yes. तो जब सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही थी तो हमने चेक कर लिया कि भैया सिंगल स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स कोलिजन करने के बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उनके हमने सिंपल मॉलिक्युलरिटी बता दी। लेकिन कुछ रिएक्शंस जो है, ये तो सिंपल रिएक्शन है, ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिनका मल्टी स्टेप में रिएक्शन होती है और फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो ऐसे रिएक्शंस में आप क्या कहोगे कि देखो सर जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा ना, क्या बताइए, जो रेट रेट। डिटरमाइनिंग स्टेप होगा या स्लो स्टेप, ध्यान से सुनिए, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या फिर आप क्या बोल सकते हो दोस्तों, स्लो स्लो स्टेप, स्टेप। ठीक है।
तो उसकी जो मॉलिक्युलरिटी होगी ना वही ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी, ठीक है। Yes, sir. मॉलिक्युलरिटी ऑफ आरडीएस स्टेप इज ओवरऑल रिएक्शन ऑफ मॉलिक्युलरिटी। तो अब बताइए यहाँ पर मॉलिक्युलरिटी अगर स्टेप फर्स्ट क्या है, मेरा स्लो स्टेप है, आरडीएस स्टेप है कि नहीं, तो इसकी है सर, मॉलिक्युलरिटी कितनी है, 1, 1। 1. क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है वहां पर। तो अब मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि मॉलिक्युलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज, या फिर आप क्या बोल सकते हो, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, डिकम्पोजिशन, या फिर सिंपल लिख लीजिए यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इसका जो स्लो स्टेप है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो उसकी जो मॉलिक्युलरिटी होगी वही हमारा ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी होगी। चलिए छठे एग्जांपल पे आ जाइए। हाँ, सर तो चाहे कितने स्टेप में हो रहा होगा ना हमारा रिएक्शन, अगर उसमें एक स्लो स्टेप आ जाता है तो उसकी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएगी वो। हाँ, उसी स्टेप की हमें मॉलिक्युलरिटी लेनी है, ठीक है, समझ गए आप। ओके सर। यहाँ पे लिख भी लीजिए अगर ऐसा है तो, ठीक है। ये तो आपका कौन सा रिएक्शन हो गया, आपका यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। और इसको आप लोग चाहो तो नोट करके लिख सकते हो, क्या करके लिख सकते हो भाई, नोट में, नोट। ठीक है। मॉलिक्युलरिटी ऑफ आरडीएस, मॉलिक्युलरिटी ऑफ आरडीएस या फिर स्लो स्टेप बोल सकते हो आप लोग, स्लो स्टेप इज मॉलिक्युलरिटी इज, मॉलिक्युलरिटी क्या भी लिखा हमने, मॉलिक्युलरिटी ऑफ आरडीएस स्टेप चाहे स्लो स्टेप इज मॉलिक्युलरिटी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। कि जो स्लो स्टेप की रिएक्शन है ना, मॉलिक्युलरिटी है, वही ओवरऑल रिएक्शन की भी मॉलिक्युलरिटी हम कंसीडर करेंगे। तो एक और एग्जांपल में आ जाइए आप लोग। कैसे आया सेकंड स्टेप? देखिए यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन बन रहा है दोस्त, यस सर। अब बताइए ये एक ऑक्सीजन है तो ऐसे का तो ऐसे रहने वाला नहीं है, तो एक ऑक्सीजन और एक और ऑक्सीजन मिलके क्या करेगा, कंबाइन करेगा तो O2 बन जाए, समझ गए आप। सर मतलब दूसरा ऑक्सीजन कैसे आया? भाई एक काम देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल से H2O2, ठीक है, यस सर। समझ रहे हो ना आप। यहाँ पर Yes, एक्चुअली मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, ये देखिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। Yes, sir. यस सर। हाँ, ऐसे आप समझिए कि 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने बैलेंस रिएक्शन लिखा नहीं था इसलिए। अभी डन, क्लियर, यस Yes, सर। sir. चलो बढ़िया। अब यहाँ पे देखिएगा कि एक रिएक्शन में और लिख रहा हूं आप लोगों के लिए कि ये रहा 4 HBr प्लस O2 गिव्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2H2O प्लस 2Br2, ठीक है। ये जो रिएक्शन है ना, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, इस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, सर दिस इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, ये जो रिएक्शंस है इट विल कंप्लीट इनटू मोर देन वन स्टेप रिएक्शंस, यानी कि ये एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होगी सर, ये मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट होने वाली है। तो ये स्टेप वाइज रिएक्शन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, चलिए आ जाइए यहाँ पर लिखिएगा। हमने कहा कि देखो सर स्टेप फर्स्ट में ये क्या करेगा, HBr से, इससे HBr से ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, देखो सर HOOBr बनाएगा, ठीक है। ये क्या है आपका HOOBr। फिर यहाँ पर हमने कहा कि देखो सर स्टेप सेकेंड में क्या होगा कि यहाँ पर आप देख रहे हो HOOBr जो है 1 मोल और HBr से रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा 2HOBr, ठीक है। रिएक्शन देखते रहिएगा आप लोग, ठीक।
डन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HOBr। और स्टेप थर्ड में आप देखोगे तो यहाँ पर जो है ना 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HOBr जो है ये आपस में रिएक्शन करता है तो क्या बना देता है 2H2O प्लस 2Br। 2Br। ठीक है, डन। यस सर। यस सर। sir. सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या हो Yes, जाएगा sir. आपका Br। ग्रेट, हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ तो किया है। क्या अभी ये रिएक्शन बैलेंस है क्या, एक बार चेक करो ना आप लोग। नो सर, नो सर। हाइड्रोजन के ना 4 मॉलिक्यूल हैं उधर। सॉरी 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 सॉरी, ये देखिएगा, हाँ 2HOBr प्लस एच HBr। ठीक है, इसमें भी आप लोगों को ये एरो में मिटा देता हूँ। 2HBr रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा Br2। अब रिएक्शन बैलेंस है, चेक करो आप लोग। Yes, sir. यस सर। डन। क्लियर। चलिए, तो अब रिएक्शन बैलेंस है, यानी कि अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया हुआ है और उसमें आपको कहीं मेंशन नहीं किया है, क्या है, कहीं मेंशन नहीं किया है कि कौन स्लो स्टेप है और कौन फास्ट स्टेप है, तो उस केस में क्या बोलोगे कि देखो सर स्टेप हम क्या करेंगे, तो भैया स्टेप फर्स्ट की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2 है कि नहीं। यस सर। Yes, sir. यस सर। स्टेप सेकेंड में आप देखो कितने मॉलिक्यूल्स है, तो 2 Two। मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलरिटी 2। और यहाँ पर देखोगे इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2 की हुई है। नहीं तो उस स्टोकियोमेट्री को नहीं लेना है, कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पर 2 ही मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं ना, ये तो Yes, बैलेंस sir. रिएक्शन है ना, स्टोकियोमेट्रिक बैलेंस रिएक्शन है। लेकिन नंबर ऑफ Yes, मॉलिक्यूल्स sir. कितने हैं, 2। HBr एक है और एक HOBr है, ठीक है, तो 2। तो यानी कि अब आप क्या बोलोगे, देखो सर ओवरऑल मॉलिक्यूल्स की, हम अब ओवरऑल की बताएंगे तो क्या बताएंगे कि देखो सर ओवरऑल रिएक्शन की भी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बाई। क्या बोलोगे आप इस पर कि भैया बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। तो Yes, कॉम्प्लेक्स sir. रिएक्शन के Yes, ऐसे sir. शो करना है। और अगर मान लीजिए कि स्टेप उन्होंने दे रखा हुआ है और उन्होंने बता दिया कि स्लोवेस्ट स्टेप है, तब आप क्या बोलोगे कि सर ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, स्लोवेस्ट स्टेप 1। की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो। 1. मेंशन नहीं किया है तब आप क्या बोलोगे कि जो जो स्टेप है उसकी आप मॉलिक्यूलरिटी देखोगे और उनमें से जो मॉलिक्यूलरिटी आपको कॉमन आएगी वो बोलोगे कि देखो सर इसकी क्या है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। सर अगर ठीक है, मान लो किसी की मॉलिक्यूलरिटी 2 आती है, मतलब 2 स्टेप की 2 आती है और एक की किसी की 1 आती है ना, तो नहीं किसी की 2 आती, की नहीं 2 स्टेप की 2 आती है और किसी एक स्टेप की 3 आती है, तब कौन सा लेंगे। देखिएगा उस समय ना आपको ना वो कंप्लीटली वहां पे रिएक्शन में गिवन होगा, मेंशन होगा कि देखो सर ये स्लोवेस्ट स्टेप है या फिर ये फास्ट स्टेप है, ठीक है, आपको मेंशन होगा, इतना याद रखिए, ओके सर। ठीक है। यहाँ पर इसलिए नहीं करेंगे कि हर स्टेप की क्या हो रही है, मॉलिक्यूलरिटी आपकी इक्वल आ रही है, तो इन्होंने कहा कि चलो भाई जब हर स्टेप में मॉलिक्यूलरिटी 1 है तो वो ग्रेटर देन 2 पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। अगर ये एक आखिरी एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस में, जो कि 7th एग्जांपल है, ये रहा आपका 2NO2 प्लस F2 जो है वो रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे बना रहा है 2NO2F, ठीक है। इसका जब आप देखोगे तो स्टेप फर्स्ट में जो रिएक्शन है वो ये दे रहा है कि देखो सर NO2 जो है वो रिएक्ट कर रहा है F2 से, तो यहाँ पर क्या बनाएगा NO2 प्लस NO2F प्लस F। और ये कौन सा स्टेप है दोस्तों, स्लो स्टेप है, स्लो तो स्टेप क्या ये RDS होगा कि नहीं होगा, रेट होगा। डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर एक बार इन्होंने फिर कहा कि स्टेप सेकेंड में क्या हो जाता है सर कि 1 मोल और NO2 जो है वो F से कंबाइन करता है और क्या बना देता है NO2F, ठीक है। तो आप इसको ऐड करोगे तो आपको ओवरऑल रिएक्शंस मिल जाएंगे। बताइए ये क्या है, आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, क्या ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि जो बीच में बनते हैं और बीच में ही गायब भी हो जाते हैं, समझ गए ना। सर तो इस Yes, sir. सेकंड वाले स्टेप में ना हाँ आपने जो मतलब पहले आपने NO2 प्लस F2 किया ना, फिर NO2F प्लस F बना, ठीक है।
उसके बाद जब सेकंड स्टेप आया ना, तो जो NO2F प्लस F बना था उसी से नहीं बनना था NO2F। देखिए पहले क्या है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है आपका हाँ जी। और एक F2 है। बताइए ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो देखिएगा कि एक मॉलिक्यूल जो NO2 है, 2 में से एक मॉलिक्यूल इस फ्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, यहाँ पे देखिए नीचे वाले में एक NO2, यहाँ पे 2 है ना, तो एक को Yes, छोड़ दीजिए आप और इसका एक यहाँ पे आ रहा है और इससे रिएक्ट कर रहा है। तो बताइए एक NO2 और F2 रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, NO2F बनाएगा और एक F बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, फ्लोरीन। हाँ निकल रहा है। ठीक है, और ये जो बचा हुआ है एक NO2, उससे फिर ये जो बचा हुआ फ्लोरीन है वो उससे रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, NO2F। लेकिन अब क्या है, ये फ्री रेडिकल की तरह है और बहुत हाईली अनस्टेबल है, तो इसलिए ये बहुत फास्ट फॉर्मेशन होता है यहाँ। समझ गए आप? यस सर। तो अब बताइए एक स्टेप इसी में फास्ट है और एक स्टेप क्या है आपका, स्लो है। तो बताइए स्लो स्टेप की मॉलिक्युलरिटी आप लोग लेगो तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बताइए यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन, यानी कि M इक्वल्स टू 1। ठीक है, ग्रेट, समझ में आ गया। सर हमेशा स्लो स्टेप की जो मॉलिक्यूलरिटी होगी ना, वो 2 ही हो, मतलब सॉरी 1 ही होगी। नहीं, वो डिपेंड करता है कि 2 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। समझ गए ना आप? क्वेश्चन में अगर सर मेंशन होगा इसकी कि भाई इसकी सर तो इसकी 2 मॉलिक्यूलरिटी 2 नहीं आनी थी? हाँ, इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी आएगी, 2 आएगी। बहुत बढ़िया, ग्रेट। सो इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 आएगी क्योंकि लोवेस्ट स्टेप में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2। 2 तो अब बताओ क्या मैंने गलत लिखा था कि सही लिखा था? गलत लिखा था। गलत लिखा था। समझ गए? तो अब ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, यूनिमॉलिक्युलर के बजाय बायोमोलिकुलर। बाइमॉलिक्यूलर। बाई मॉलिक्यूलर। सही है, ग्रेट। तो यानी कि 1 नहीं हो सकता हमेशा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन इट कैन नॉट बी मोर देन 3। क्या मॉलिक्युलरिटी किसी भी रिएक्शन की मोर देन 3 नहीं हो सकती? क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, मैं ये बोलता हूँ कि देखो सर एक मॉलिक्यूल्स ये है, एक मॉलिक्यूल्स ये है और एक मॉलिक्यूल्स ये है, तीनों आपस में कोलिजन करने आएंगे। तो कोलिजन करेंगे तो बताइए क्या यहाँ पे तीनों एक दूसरे से टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। यस सर। कोई भी रिएक्शन कब होती है, जब एक दूसरे से मॉलिक्यूल्स आगे कोलाइड करते हैं, कोलिजन होता है, प्रॉपर उनको सरफेस एरिया से टच होगा तभी वो रिएक्शन होगा। यानी कि अब मॉलिक्युलरिटी मोर देन 3 पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, अगर मैं 4 मॉलिक्यूल्स कर दूं तो ये ऐसे ऐसे ऐसे, बताइए क्या ये चौथा इसको टच कर पा रहा है क्या? नो नो सर। सर। सर 3 में क्या हो रहा है कि इनका टच जो है, कोलिजन जो है वो परफेक्ट कोलिजन मिल जा रहा है कि चलो भाई रिएक्टेंट जो है हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मोर देन 4 मॉलिक्यूल्स है, क्या मोर देन मोर 4 देन मॉलिक्यूल। 4 मॉलिक्यूल्स, तो अब उस केस में ये एलिमेंट्री या सिंपल रिएक्शन नहीं होती है, फिर ये कैसे हो जाती है, मोर देन 1 स्टेप रिएक्शन हो जाता है। समझ गए ना? यस यस सर। सर। मोर देन 1 स्टेप रिएक्शन हो जाता है, ऐसे रिएक्शंस को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो फिर मॉलिक्युलरिटी हमारी ग्रेटर देन 3 नहीं होगी क्योंकि परफेक्ट कोलिजन नहीं होता। चलिए, आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्यों होता है, क्योंकि भैया 4 या 5 मॉलिक्यूल्स कहीं आ जाते हैं तो उस केस में आप क्या बोलोगे कि सर ये एक ही साथ सब कोलिजन कर लेंगे। आप यहाँ पे देखो ना, इफेक्टिव कोलिजन कितना हो रहा है, 3 मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। 2-2 के भी बीच में हो सकता है। तो इसलिए मॉलिक्युलरिटी आपकी 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है, लेकिन 4 पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां पे परफेक्टली कोलिजन नहीं हो पा रहा। ठीक है, यस सर। यस सर। चलिए। सो आप किसी रिएक्शन का वो आप क्या बोलते हैं कि स्टोकियोमेट्री नंबर देख के आप उसकी स्टोकियोमेट्री क्या बोलते हैं वो मॉलिक्युलरिटी मत बताइएगा। ठीक है, समझ गए यस ना? सर। यस सर। जैसे कि कुछ रिएक्शंस होते हैं उनकी मॉलिक्युलरिटी देख के बताने लगोगे तो आप बोलोगे ये तो 10 20 15 कुछ भी आ रहा है। ठीक,
आ जाइए, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, आप इस पे फोकस करिएगा। ये जो मॉलिक्यूलरिटी है ना, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, नोट कर लीजिएगा इसको। भाई मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये कोई एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट नहीं है। समझ गए ना आप लोग? यस Yes, sir. दूसरा आप लोग देखिएगा, मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी जीरो। एक बात बताइए, कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसमें क्या एटम या मॉलिक्यूल्स जीरो हो सकते हैं क्या? नो No, सर sir. यानी कि मिनिमम एक मॉलिक्यूल्स तो चाहिए कि नहीं चाहिए? तो यानी कि मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी जीरो। और फ्रैक्शनल की बात कर रहे हो तो सर फ्रैक्शनल हो ही नहीं सकता। मान लीजिए कि एक एटम एक है, ये एटम कितना है, नंबर में 1 है, तो क्या ये 0.5 आधा एटम हो सकता है? पॉसिबल है कभी भी? नो सर No, sir. यानी कि आपका फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। और कभी मॉलिक्यूल्स आपके नेगेटिव नहीं हो सकते, तो यानी कि आपकी मॉलिक्यूलरिटी जो है नेगेटिव भी नहीं हो सकती। और इनफाइनाइट तो एकदम नहीं हो सकती। इनफाइनाइट क्या आपने देखा ना कि मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी मोर देन 3। इनफाइनाइट की तो बात ही छोड़ दो। डन गाइस? Yes, यस sir. सर यस सर। और थर्ड वाला आप लोगों ने समझा कि मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी मोर देन 3। 3 इसका रीजन आप लोगों ने देखा भी इससे पहले कि Yes, सर sir. मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी मोर देन 3 पॉसिबल है, क्योंकि परफेक्ट कोलिजन आपका नहीं नहीं होगा। बनता है नहीं होगा। तो चलिए, मॉलिक्यूलरिटी हमने देख लिया है। अब हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। इसको आप लोग आज पढ़ोगे। यस सर। चलिए, अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन यानी कि किसी रिएक्शन का ऑर्डर आपको प्रेडिक्ट करना है कि सर ये क्या, ये फर्स्ट ऑर्डर है कि ये सेकेंड ऑर्डर है कि थर्ड ऑर्डर है। तो इसके बेसिस पे अगर आपको डिफाइन करना होगा तो आप कैसे उसको निकालोगे कि भैया फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी है। तो देखिएगा, इसके लिए सिंपल सी बात है। अगर आपको मैंने बताया है यहाँ पे कि देखो सर मेरे पास एक रिएक्शन है, यहाँ पर N1A प्लस N2B, ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि देखो सर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है बताइए? प्रोडक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैं इसके लिए अगर रेट लॉ लिखूंगा तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, द सम ऑफ द पावर ऑफ ऑल द कंसंट्रेशन टर्म इंक्लूडेड इन द रेट लॉ। याद रखिएगा कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये क्या है? एक्सपेरिमेंटली, क्या बोल सकते हो, ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, या फिर आप इसको लिख सकते हो एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। ठीक, कैसा है बताइए? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी का बताना है तो ये कैसा है? एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। हाँ, तो अब देखिएगा, अगर इसका मान लीजिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिसाइड करना है या रेट लॉ लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? R इक्वल्स टू, और यहाँ पे रेट लॉ लिखोगे तो डायरेक्टली A रेज टू द raised to पावर power N1 n1 b raised to power B n2 रेज टू द पावर N2। N2 और मैं यहाँ से अगर R इक्वल्स टू, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको क्या लिख दूं? एक रेट कांस्टेंट लिख दूं। K क्या होगा यहाँ पर? रेट rate constant. constant N1 और B रेज टू द पावर N2। और यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, K क्या है आपका? रेट constant कांस्टेंट। ठीक है, ये रेट कांस्टेंट है। लेकिन याद रखिएगा कि अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको फाइंड आउट करना है, आप क्या लिखोगे? सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर reaction ऑफ रिएक्शन, तो वो क्या हो जाएगा सर? N1 क्या हो जाएगा बताइए? N1 प्लस N1 N2 plus होगा। n2 यही क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। reaction लेकिन अब एक बात बताइए, ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कैसा कॉन्सेप्ट है? एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है कि नहीं? yes sir है। तो इसको हम फाइंड आउट कहाँ से करेंगे कि सर ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। तो ये जो है ना सर, इसको हम एक्सपेरिमेंट से ही डिसाइड कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, ये स्टोकियोमेट्री नहीं है। N1 प्लस N2 जो है ये स्टोकियोमेट्री आपकी नहीं है। नहीं है ठीक ना? तो yes इसको हम sir कैसे डिसाइड करेंगे? yes sir एक्सपेरिमेंटली डिसाइड करेंगे। तो चलिए आ जाइए, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले तो मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास एक कोई रिएक्शन है। क्या है? एक कोई रिएक्शन है। एक रिएक्शन reaction में यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। सर A प्लस B
प्रोडक्ट दे रहा है आपको, सी प्रोडक्ट दे रहा है, तो मैं आपसे कहता हूँ कि इसके लिए अगर मैं रेट लॉ लिखूंगा तो मैं मान लेता हूं कि देखो सर ए रेस टू दी पावर क्या है आपका 1 है और बी रेस टू दी पावर क्या है 1 बताइए 1 है। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि देखो सर यहाँ पर a रेस टू दी पावर 1 का मतलब और b रेस टू दी पावर 1 का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो क्या हो जाएगा कि रिएक्टेंट a के केस में ये कैसा काम कर रहा है दोस्तों, फर्स्ट ऑर्डर कैसा काम कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर और यहाँ पर First रिएक्टेंट b के केस में भी ये कैसा काम कर रहा है, सॉरी First First फर्स्ट। order. लेकिन ओवरऑल ऑर्डर की बात करोगे तो ये कैसा हो जाएगा बताइए, Second सेकेंड ऑर्डर order. होगा कि नहीं Second होगा, order यस reaction. सर ठीक है। चलिए इसका मतलब सिग्निफिकेंस समझिएगा कि देखो सर अगर मैं रेट की बात करता हूँ, यहाँ पे एक कांस्टेंट भी होगा कोई रेट कांस्टेंट, तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर जो ए की कंसंट्रेशन है वो मैं मान लेता हूँ एक्टिव मास कितना है 1 मोलर है, और यहाँ पर बी की जो कंसंट्रेशन है वो कितना है दोस्तों 1 मोलर। तो अब बताइए यहाँ पे मैं अगर रेट निकालूंगा तो K इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 रेज टू दी पावर 1 बी सॉरी 1 रेज टू दी पावर 1। बताइए यहाँ पे अगर रेट निकालूंगा तो क्या तो रेट K आ कांस्टेंट के जाएगा, बराबर आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा Yes, sir. रेट जो है आएगा। अब क्या लिखूंगा ROR रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा, रेट रेट कांस्टेंट के बराबर। डन। यस Yes, सर sir. चलिए लेकिन मैं यहीं पे अगर मैं आपसे कहूं कि देखो सर इसी वाले स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं कि सर मैंने क्या करा, जो रिएक्टेंट था मेरा ये रेट को मैं यहाँ पे कर देता हूँ K इक्वल्स टू A रेस टू दी पावर 1 और B रेस टू दी पावर 1 है। मैंने कहा कि देखो सर मैं A की कंसंट्रेशन को बढ़ा करके कितना कर देता हूँ 2 मोलर और B की कंसंट्रेशन को उतना ही रहने देता हूँ 1 मोलर। अब बताइए आपका रेट कितना बढ़ जाएगा, तो देखिएगा कि K रेस टू दी पावर 2 इंटू B यानी कि 1 रेस टू दी पावर 1, 1 तो पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब बताइए क्या ये 2K हो गया कि नहीं हो गया, हो गया सर। Yes, sir. तो अब हो बताओ गया। मैंने क्या करा यहाँ पर कि सर रेट मैंने सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल कर दिया, 1 मोल से 1 मोलर से कितना कर दिया 2 मोलर। तो बताइए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 2 गुना हो गया कि नहीं हो गया, हो गया सर। समझ गए आप लोग। Yes, sir. अब Yes, ध्यान से sir. सुनिएगा, मैं यहीं पर अगर ऐसा कर दूं कि देखो सर रेट ऑफ जो जो हमारी जो कंसंट्रेशन ऑफ बी है उसको भी मैं बढ़ा दूं, कितना मोल कर दूं 2 मोलर कर दूं, कितना कर दूं 2 2 मोलर। मोलर। 2 अब बताइए यहाँ पर 2 रखूंगा तो क्या अब ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है क्या वो 4 4 टाइम बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ 4K. जाएगा, हाँ जी Sir. यानी कि 4 टाइम आपका रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ गया है। ये तो था कि जब आपका दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर के केस में काम कर रहे थे, लेकिन और भी कुछ रिएक्शंस थोड़ा बहुत देखिएगा, डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। यहाँ पर ध्यान से सुनिए, ऑर्डर इज द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो, जीरो हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी इनफाइनाइट, यानी कि बहुत इनफाइनाइट तो नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती। चलिए आ जाइए अपने वापस आ जाते हैं एक रिएक्शन की तरफ। तो भैया ये रहा A प्लस बी किसमें जा रहा है आपका सी प्रोडक्ट में जा C. रहा है, तो इसके लिए मैं जब रेट लिखूंगा तो R इक्वल टू क्या लिखूंगा K ए की A कंसंट्रेशन, raised to और power मैं मान 1. लेता हूँ कि इसके रिस्पेक्ट में कैसा काम कर रहा है ए रेस टू द पावर, यानी कि क्या बोल रहा हूँ अगर 2 लिखा हूं इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर, और बी के Second रिस्पेक्ट order. में मैंने कुछ नहीं लिखा है तो फर्स्ट ऑर्डर लिखा कि नहीं फर्स्ट लिखा, ऑर्डर। यस सर First order. क्योंकि 1 लिखूं चाहे ना लिखूं कोई मतलब उसका नहीं नहीं है। है। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि देखो सर ए की कंसंट्रेशन जो है ना वो 1 मोलर है और बी की कंसंट्रेशन क्या है आपकी 1 मोलर। तो अब बताइएगा कि यहाँ पे जो रेट निकल के आएगा K रेस टू दी पावर, यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, या ऐसे कर दूं 1 रेस टू दी पावर स्क्वायर और 1, तो कितना आएगा बताइए, K के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। आएगा। चलिए लेकिन अगर मैं यहीं पर A का कंसंट्रेशन क्या कर दूं डबल कर दूं 2 मोलर
और बी की कंसंट्रेशन 1 मोलर कर दूं, तो अब बताइएगा यहीं पे अगर रेट लॉ में अगर वैल्यू पुट करूं तो k इंटू 2 raised to the power 2, क्योंकि अब बाई मोलिकुलर की तरह काम कर रहा है, सॉरी उसका ऑर्डर कितना है, a के रिस्पेक्ट में 2 है और b के रिस्पेक्ट में अभी भी 1 है, तो उसका कंसंट्रेशन पुट करूंगा। अब बताइए 4K क्या ये 4K 4k के 4K बराबर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। होगा। तो अब बताओ कंसंट्रेशन मैंने बाई सॉरी ऑर्डर किया था उसका सेकेंड ऑर्डर का था, तो हमने कंसंट्रेशन जब डबल की तो बताइए रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 4 टाइम हो गया कि नहीं हो गया? हो गया सर। हो गया। समझ रहे हो आप लोग, बाकी लोग? यस सर। यस सर। चलिए आ जाइए। अगर मैं यहीं पर रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि यहाँ पर इसकी जो ए की मोलारिटी है, क्या एक सॉरी ए की जो कंसंट्रेशन है उसको मैं 3 मोलर कर दूं और बी को मैं सेम रहने देता हूं, तो अब देखिएगा यहाँ पर 3 रेज टू स्क्वायर और यहाँ पर ये 1, बताइए क्या ए का Nine. टाइम और रेट ऑफ रिएक्शन 9K बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? सर सर 9 9K आएगी। 9K कितना हो गया? 9 यानी 9K 9 टाइम रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। चलिए अब मैं एक काम करता हूं कि देखो सर ए का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 3 मोलर और साथ में बी का भी कंसंट्रेशन मैं कितना कर देता हूँ, 2 मोलर कर देता हूँ। अब बताइएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना गुना बढ़ जाएगा, 3 रेज टू द पावर स्क्वायर और यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 1, 36 कितना हो गया 18 18 बताइए? 18 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया। तो ऑर्डर क्या बताता है कि देखो सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की सिग्निफिकेंस क्या है कि देखो सर आप अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो अगर उसका मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर है तो उतने टाइम ही बढ़ जाएगा, अगर सेकेंड ऑर्डर है तो उसका n टाइम्स बढ़ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ यस रहे सर। हैं। तो यहाँ समझ पर रहे आपको हैं। वैल्यूज रख के आपको समझ में आएगा कि देखो सर अगर सेकेंड ऑर्डर है तो उसके हिसाब से आपका बढ़ेगा। आइए एक और पूछ रहा हूं, आप लोग बताइएगा कि मेरे पास एक रिएक्टेंट P है और यहाँ पर एक रिएक्टेंट Q है और ये क्या दे रहा है आपको, प्रोडक्ट R दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इसका रेट लॉ लिखता हूँ K रेज टू द पावर P रेज टू द पावर यहाँ पर 3 लिख रहा हूँ और Q रेज टू द पावर 1 लिख रहा हूँ और मैंने आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन मेंशन कर दिया है कि भैया P की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है और यहाँ पर Q की कंसंट्रेशन 3 मोलर दी हुई है। अब बताइए आप लोग बता सकते हो क्या कि अगर मान लीजिए कि ऑर्डर इसका P के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 3 है, Q के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, तो क्या यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन आप लोग बता सकते हो कितने टाइम होगा? यस सर 24 टाइम्स होगा। कितना हो जाएगा K और 20 यहाँ पर P रेज टू 2 रेज टू पावर 3 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 3 यानी कि 24 के। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ रहा है 20। लेकिन एक बात बताइएगा कि अगर मैं कंसंट्रेशन घटा दूंगा तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा रिएक्टेंट का? घटेगा। कितने लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? यस सर। यस सर। बाकी लोगों को थोड़ा बहुत ब्लर लग रहा है या समझ में नहीं आ रहा? हेलो हेलो सर आ गया समझ। चलिए बढ़िया है। तो यानी कि ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन है बेसिकली। आ जाइए। सो याद रखिएगा कि ये क्या है, ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी के भैया इसको हम लोग किससे डिफाइन करेंगे, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही देख के बोल सकते हैं। ऐसे ही हम कुछ भी नहीं बोल देंगे कि ऑर्डर कितना आ रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक रिएक्शन है 3A प्लस 2B गिव्स 4C, तो बताइए इसका ऑर्डर कुछ लोग ऐसे ना कर दें कि देखो सर A रेज टू द पावर 3 इंटू B रेज टू द पावर 2, तो कितना हो गया 3 + 5, ये ऑर्डर हो गया। नहीं, ऐसे आप जोड़ नहीं सकते इसको, समझ गए ना आप लोग? इसको कैसे डिफाइन करोगे, एक्सपेरिमेंटली आप लोग डिसाइड करोगे, तो उसके लिए आपको कुछ एक्सपेरिमेंट डेटा गिवन होगा। तो चलिए हम इसको देखें, न्यूमेरिकल सॉल्व करें। यस सर। यस सर सर। मेरा डाउट है, हाँ बोलिए। ऐसे जैसे आपने ना भी ये जो क्वेश्चंस मतलब ऐसे करवाए ना, तो उसमें जैसे सिंपली लिया था ना A + B दैट गिव C ना, तो उसमें मतलब आपने एकदम से मतलब उसका जो ऑर्डर था ना, जैसे A का ऑर्डर 2 था, ठीक है, तो वो कर दिया। अब जैसे ना जो आपने भी रिएक्शन लिखी ना, जैसे 3A + 2B दैट गिव्स 4C, तो उसका जो जैसे मतलब
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा ना, जैसे जब हम ए का कंसंट्रेशन लिखेंगे ना, उसके ऊपर कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा फिर? 3। हाँ, वही वही इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि ये कौन सी क्वांटिटी है बताइए। ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। हाँ जी। हाँ, तो अब इसको एक्सपेरिमेंट का डेटा गिवन होगा और आपको बताना होगा। तो चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। अब आप लोगों का कंफ्यूजन सारा क्लियर हो जाएगा। देखो सर, यहाँ पे क्या रिएक्शन दी हुई है, ए टू बी टू सी दी हुई है एक रिएक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन अगर इसका लिखूंगा तो R इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के, और मैं मान लेता हूं कि देखो सर एक ए रिएक्टेंट है तो ए रिस्पेक्ट में मान लेता हूं कि एक्स ऑर्डर का काम कर रहा है, और बी के रिस्पेक्ट में, रिएक्टेंट बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है उसका, वाई है, क्योंकि वो Y। तो हमें पता नहीं है ना। समझ गए आप यस लोग, Yes, ऑर्डर sir. तो हमें पता नहीं है, कैसे पता चलेगा, एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी है। तो भैया हमने मान लिया कि देखो सर रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो भैया यहाँ लिख पे अगर सकते रेट हैं। ऑफ रिएक्शन लिखूं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A, और मान लेता हूं कि इसका जो ऑर्डर है वो X है, और साथ में प्रोडक्ट ऑफ B, और इसका जो ऑर्डर कितना आ रहा है, Y है। Y। वो Y 1 2 3 फ्रैक्शन में 2.3 3.3 कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता। हो सकता है। Yes, sir. अब मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊंगा तो इनटू के आ जाएगा। तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन है। क्या बताइए, रेट ऑफ रिएक्शन को R इक्वल टू इधर भी करके लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता है ऐसे। लिख सकते हैं। आप इधर R लिखिए चाहे उधर लिखिए, बात एक ही है। तो इन्होंने कहा क्या है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कि अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर आपको डिफाइन करना है तो उन्होंने देखा हुआ है कि देखो सर ये रहा इनिशियल कंसंट्रेशन, बताइए क्या है, ए का इनिशियल कंसंट्रेशन और बी का भी इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है कि नहीं दिया है, बताइए। दिया है। यस सर दिया है। अब देखिए शुरू में एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है ये, कि देखो सर हमने एक बार इतने पे फोकस करिएगा ऊपर वाले पे, ठीक है। यस सर। यस सर। देखिए इनिशियल हमने एक बार ए की कंसंट्रेशन कितना ली, 1 1 मोलर, और बी की भी कंसंट्रेशन कितना ली, 1 मोलर। मोलर। तो आपको जो आर की वैल्यू आई, रेट ऑफ रिएक्शन कितना आया, 0.15 आया कि नहीं आया। यस आया। Yes, सर। sir. फिर हमने क्या कहा कि देखो सर, अब एक तो एक्सपेरिमेंट में आपको डेटा मिल गया, फिर उन्होंने कहा कि देखो सर एक काम करते हैं, सेकेंड एक्सपेरिमेंट करते हैं कि भैया वहां पर ए की कंसंट्रेशन 1 मोल से बढ़ा के हमने कितना कर दिया, 2 मोलर किया कि नहीं किया। किया। यस यस सर। और बी की कंसंट्रेशन को हमने क्या कहा, इतना रहने दिया, 1 मोलर का 1 मोलर। हाँ जी। तो अब बताओ रेट ऑफ जो रिएक्शन था आपका बढ़ के कितना हो गया, डबल हुआ। यस सर। Sir. चलिए बढ़िया है। फिर हमने क्या करा कि देखो सर ए की कंसंट्रेशन 2 से बढ़ा के हमने क्या कर दिया, 3 मोलर कर दिया। तो अब बताइए, और बी की कंसंट्रेशन अभी भी हमने कांस्टेंट रखा है कि नहीं रखा है। रखा है। यस सर। तो अब आप देखोगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है क्या वो 3 टाइम्स हो गया कि नहीं हो गया। हो गया सर। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, कि अगर रेट ऑफ हमने बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखा और ए की कंसंट्रेशन हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, बढ़ा रहे हैं, तो बताइए जैसे ए की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, चेक करो आप लोग। इंक्रीज कर रहा है। अब हम क्या बोलेंगे कि देखो सर रेट ऑफ रिएक्शन ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंड तो कर रहा है, तो कुछ ना कुछ उसका ऑर्डर हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। लेकिन अब आ जाइए दोस्तों इधर, फोर्थ एक्सपेरिमेंट में देखोगे कि ए की कंसंट्रेशन हमने क्या करा, फिर वापस कांस्टेंट कर दिया, बी की कंसंट्रेशन हमने बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया, 2 मोलर। बढ़ा दिया। बढ़ा दिया। अब बताओ हमने क्या कहा, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आ जाओ, कौन से एक्सपेरिमेंट में, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आ जाओ, और यहाँ पर फोर्थ एक्सपेरिमेंट में बताइए एक का ध्यान से सुनो, ए की कंसंट्रेशन हमने दोनों में कांस्टेंट रखी है कि नहीं रखी है। रखिए सर। अब बताइए हमने क्या कहा कि बी में आ जाइए, तो आप चेक करोगे तो बताइए बी की कंसंट्रेशन 1 मोलर से बढ़ा के कितना कर दिया हमने, 2 मोलर 2 किया कि नहीं मोलर किया। किया। Yes, sir. एक बात बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा क्या, नो सर। No, sir.
बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा ही नहीं तो आप क्या लिख सकते हो कि देखो सर यहाँ पे जो बी रिएक्टेंट है ना उसका रेस टू द पावर 0 ऑर्डर है, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ही नहीं कर रहा। यस सर। डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब 0 ऑर्डर, यही हुआ ना। हाँ जी। जी। चलिए आ जाइए, इसको हम लोग मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। फिर उसके बाद से देखिए इन्होंने क्या कहा कि देखो सर एक बार और चेक कर लेते, क्या पता एक्सपेरिमेंट में कुछ गड़बड़ी हो। तो ए की कंसंट्रेशन यहाँ पे देखिए दोबारा इन्होंने कांस्टेंट रखा, और फिर इन्होंने देखा कि बी की कंसंट्रेशन 1 मोल से बढ़ा के कितना कर दिया, 3 मोल कर दिया, चाहे 2 मोल से बढ़ा के कहाँ कर दिया, 3 मोल। बताइए अगर कंसंट्रेशन बढ़ता तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ना चाहिए था कि नहीं बढ़ना चाहिए था? बढ़ना चाहिए था। बढ़ना चाहिए था। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, अभी भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट इसका है। मतलब कि बी की कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर रहा है, डिपेंड डिपेंड नहीं नहीं कर रहा। कर रहा है। समझ गया? यस सर। यस सर। चलिए आ जाइए। अब इसीलिए हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या करना है, आप लोगों को डिफाइन करना है कि सर इसका ऑर्डर, ये जो रिएक्शन है इसका ऑर्डर क्या होगा। तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। बताइए क्या यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल डेटा गिवन है कि नहीं? यस सर। तो अब आप क्या करोगे, इक्वेशन बनाओगे। क्या करोगे बताइए आप लोग? इक्वेशन बनाएंगे। देखिए एक बार क्या करोगे आप लोग कि भैया ए की कंसंट्रेशन को क्या करोगे आप लोग, कांस्टेंट रखोगे। देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट और एक्सपेरिमेंट नंबर फोर्थ में बताइए क्या हो रहा है, यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट है कि नहीं? कांस्टेंट है ए का। सुनते रहिएगा सभी लोग। सबसे पहले क्या करोगे, देखो सर आप चेक करोगे कि ए की कंसंट्रेशन पहले कांस्टेंट करोगे, और उसके बाद फिर आप किसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट करोगे, बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट करो। तो चलिए देखिएगा, पहले एक्सपेरिमेंट और फोर्थ एक्सपेरिमेंट में ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है कि नहीं, सेम है कि यस नहीं? सर। तो अब इसके लिए रेट लॉ लिखोगे, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट के लिए रेट लॉ लिखूंगा, तो क्या मैं रेट लॉ ऐसे लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा कि देखो सर रेट लॉ, यानी कि इसके लिए हम लोग लिख रहे हैं। तो बताइए के रेस टू दी पावर ए रेस टू दी पावर, हमने मान लिया कि देखो सर एक्स, और यहाँ पर बी रेस टू दी पावर वाई इक्वल्स टू आर। तो यही आएगा ऑब्वियसली जो हमने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, के 0.1 इंटू रेस टू दी पावर एक्स, और बी की भी कंसंट्रेशन कितनी है एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में, 1 रेस टू दी पावर इक्वल्स टू 0.15। बताइए सर 1.0 सर 1.0 नहीं है, वहाँ पे 0.1 नहीं है। अच्छा क्या है ये, 1.0। यानी कि 1 मोलर है, तो 1.0 1.0। ग्रेट। बताइए क्या मैं इसको एक्सपेरिमेंट फर्स्ट मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता? मान यस सकते सर। चलिए आ जाइए। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ठीक है सर, आपने क्या चूज करा कि सर एक में एक ही कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखनी है। तो अब यहाँ पे देखोगे तो अब बताइए, हमने ए के लिए एक इक्वेशन बना ली फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए, क्या मैं Yes. फोर्थ के लिए ऐसे ही एक और इक्वेशन बनाऊंगा तो क्या बनेगा, k इक्वल्स टू, बताइए ए की कंसंट्रेशन 1.0 रेस टू द पावर एक्स, और बी की कंसंट्रेशन क्या हो गया, डबल हुआ, 2.0। बताइए रेस टू द पावर 1, मतलब ये 1, ये इक्वेशन आपके सेकेंड। मैं क्या करूंगा कि देखो सर मैं इसको इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दूंगा। क्या कर दूंगा, इक्वेशन डिवाइड। डिवाइड। और जब डिवाइड करूंगा तो आपको क्या मिलेगा वो देखिएगा। यहाँ पर क्या होने वाला है, k रेस टू द पावर 1 रेस टू द पावर x। यहाँ पे 1.0 को हटाई, तो जब 1 है तो क्या लिखने की जरूरत है बताइएगा। सॉरी, सेकेंड को डिवाइड कर रहे हैं तो ये 2 0.15, और इसको आप डिवाइड करोगे तो k क्या हो जाएगा, 1 की 1 पावर रेस x टू द पावर x 1 रेस टू द is to पावर power y y अपॉन। 0.15। अब बताइएगा क्या यहाँ पे सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, k से k 2 कैंसिल, ये 1 से ऐसे 1 कैंसिल। बताइए 2 रेस टू द पावर y इक्वल्स टू, ये 1 आएगा कि नहीं आएगा डिवाइड होके? आएगा सर। यस सर। अब बताओ मुझे सिर्फ y की वैल्यू चाहिए थी, अगर मैं b का ऑर्डर पता करना है तो y की वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो अब क्या करोगे, 2 रेस टू द पावर y, क्या है इसको 2 रेस टू द पावर 0 लिख सकते हो, और किसी के Yes, पावर sir. 0 क्या हो जाता है, 1 होता है कि नहीं होता है?
हाँ जी Yes. अब बताओ यहाँ से अगर आप देखोगे तो y इक्वल्स टू 0 आ रहा है। आ रहा है। तो अब बताओ क्या यहाँ पर आप y इक्वल टू 0 यानी कि बताइए b रेस टू दी पावर 0 यानी कि b के रेस्पेक्ट में 0 ऑर्डर बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये रिएक्शन। कर रहा है। कर रहा है। चलिए तो अब बताइए एक बार आपने क्या करा कि देखो सर एक ही कंसंट्रेशन आपने कांस्टेंट रखा तो बताइए बी का ऑर्डर निकल के आ गया कि नहीं आ गया। आ गया। वैसे ही आप क्या करोगे कि देखो सर अब एक बार आप एक काम करो कि बी की कंसंट्रेशन आप क्या कर दो कांस्टेंट कर दो और ए की कंसंट्रेशन आप क्या करोगे बदलोगे। करोगे कि नहीं करोगे बताइए आप लोग। करेंगे। Yes, तो sir. यहाँ पे देखिए अब कौन कौन से में देखिए अब बी की कंसंट्रेशन जो आपको कांस्टेंट रखना है तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 रहते एक्सपेरिमेंट हैं। फर्स्ट में और एक्सपेरिमेंट सेकेंड में क्या बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है कि नहीं। यस सर। Yes. तो बस एक बार अब देखिए ए की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है वेरी कर रही है तो इसको आप लोग लिखोगे तो कैसे लिखोगे देखिएगा यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ इक्वेशन सेकेंड को बनाता हूँ इसको ऊपर लिखता हूँ क्योंकि इसी से हमको डिवाइड करना है। तो आ जाइए ये रहा आपका k और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 रेस टू द पावर x और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 रेस टू द पावर y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा और ये रहा 0.3। 0.30। बताइए ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ कि नहीं हुआ कितने लोग समझ पा रहे हैं इस बात को। Yes, sir. अब देखिए Yes, एक्सपेरिमेंट sir. सेकेंड में आ जाइए। एक्सपेरिमेंट सेकेंड में जब आप देखोगे तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि देखो सर नहीं नहीं सॉरी एक्सपेरिमेंट हमने सेकेंड लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में तो ये हो जाएगा k रेस टू द पावर 1 रेस टू द पावर x और ये 1 रेस टू द पावर y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.15। ये क्या हो गया मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करोगे कि भैया इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा बताइए डिवाइड कर दीजिए ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। यस सर। k से k Yes, कैंसिल sir. आपको क्या मिलेगा 2 रेस टू द पावर x x is इक्वल्स equals टू to Equal to 0.2। 2.2. हाँ, x को 1 लिख सकते हो इसके ऊपर। यस सर। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो फिर आपको जो x की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी कि 1 नहीं आएगी। आएगी. तो अब आ जाइए रेट ऑफ रिएक्शन आपको लिखना है रेट लॉ लिखना है तो कैसे रेट लॉ लिखोगे बताइए आप लोग कि देखो सर r इक्वल्स टू k a रेस टू द पावर 1 और b रेस टू द पावर 0। बताइए यही रेट लॉ लिखोगे कि नहीं लिखोगे। यस सर। Yes, sir. Sir. रेट ऑफ रिएक्शन जो यहाँ पे ए के पावर और बी का जो ऑर्डर निकाल रहे हो वो कहाँ से निकालोगे आप लोग कि देखो सर ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है तो पहले ए की कंसंट्रेशन फिक्स करेंगे और डिवाइड करेंगे इक्वेशन बना के तो एक्स की वैल्यू आएगी और बी की कंसंट्रेशन फिक्स करके निकालेंगे तो दूसरे वाले की आ जाएगी। इस तरह से हम क्या करेंगे कि दोनों को ऑर्डर निकाल लेंगे। और बताइए अगर ओवरऑल रिएक्शन ऑफ ऑर्डर ये तो हमने रेट लॉ लिख दिया कि नहीं लिख दिया बताइए। दिया। Yes, अब sir. बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो क्या करोगे सर 1 + 0 इक्वल्स टू 0 is equal to 1. ये जो ओवरऑल रिएक्शन है इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर होगा कि नहीं होगा। होगा. होगा। डन चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं ऐसे ही अपने क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। सर हाँ सर आपने बोला ना देखो जैसे कि ऑर्डर नेगेटिव कभी नहीं आ सकता तो अगर हम देखो एक रिएक्शन देखो ना नहीं 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 जब आप सुनिए तो सही। हेलो हेलो मैंने हाँ जी क्या हाँ बोला जी था मॉलिक्यूलरिटी कभी निगेटिव नहीं हो सकता। अच्छा सर नहीं तो सर पीछे उसमें तो लिखा कि कांट भी नेगेटिव Can't be infinite. क्या बोल रहे हो आप मैं समझ नहीं पा। सर पीछे निकालो ना सबसे पहला पेज जो इसका ऑर्डर वाला हाँ तो इधर देखो इसमें लिखा है आपने कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो फ्रैक्शन और नेगेटिव बट इट कैन कांट बी इनफिनिट। हाँ इनफाइनाइट नहीं हो सकता निगेटिव भी हो सकता है फ्रैक्शन भी हो सकता है नहीं जीरो तो भी हो फिर सकता सर गलत नहीं हो जाएगी इन नेगेटिव को हटा सकते हैं ना तब यहाँ से हम लोग अपन लोग। है। अरे मैंने यहाँ पे क्या बोला आप तो देखिए बट इट कैन नॉट बी इनफाइनाइट। देखिए जीरो तो हो सकता है फ्रैक्शन भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है बट इट कैन नॉट बी इनफाइनाइट यानी कि इनफाइनाइट नहीं हो सकता। ओ सर आप समझ गए ना कैन बी जीरो
फ्रैक्शन निगेटिव, यानी कि जीरो भी पॉसिबल है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन इनफाइनाइट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो आपका डेटा आ रहा है वो इनफाइनाइट थोड़ी आ रहा है, 1 तो आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए तो सही। यस सर, यस सर, हाँ ठीक है, यस आगे सर। बढ़े। डेट आ गया सर एग्जाम की, क्या बोल रहे हो? सर डेट आ गया जेई की, कब आ रहा है एग्जाम जेई का? 24 जैन से है सर। 24 जनवरी में है। यस सर, 31 तक। क्या बात है, बढ़िया है। अनएक्सपेक्टेड। चलो कोई ना दोस्त, आज की क्लास इतना ही रहने देते हैं, ओके ठीक ना? सर। हाँ ओके सर। ठीक है, बाय। बाय बाय सर, गुड नाइट। बाय 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 सर। सर। बाय सर।